हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। हम लोग बात कर रहे थे फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया स्टेजेस के बारे में, ओके जिसमें से हम लोगों ने 3 स्टेज को डिस्कस किया: प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन एंड कैपिटल सब्सक्रिप्शन। 4th स्टेज जो हमारा है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में वो है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्ट और बिगनिंग। अगर हम लोगों को बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर हम लोगों का पब्लिक कंपनी है या पब्लिक बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, तो पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए हमें लास्ट स्टेज को फॉलो अप करना होगा। देन ओनली हम अपनी कंपनी को रन करवा सकते हैं। प्राइवेट कंपनी के लिए फर्स्ट 2 स्टेज जो है वो सफिशिएंट होता है, बट पब्लिक कंपनी के लिए चारों स्टेज जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल होते हैं। पब्लिक कंपनी जब तक 4 स्टेजेस को फॉलो अप नहीं करेगा तब तक वो अपनी कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकता है। तो आइए बात करते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। टू कमेंस बिजनेस अ पब्लिक कंपनी हैज़ टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, रन करवाने के लिए हमें एक सर्टिफिकेट चाहिए जिसे हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये सर्टिफिकेट जब तक हमारे पास नहीं होगा तब तक हम अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं करवा सकते और इसे हम रन नहीं करवा सकते। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर होता है। जब तक ये हमारे पास नहीं होगा हम लोग अपने बिजनेस को रन नहीं करवाएंगे। फॉर दिस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट हैव टू बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अब इसके साथ हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स फिलअप करने होते हैं। नंबर 1 वी हैव इज अ डिक्लेरेशन दैट 90% ऑफ द इशूड अमाउंट हैज़ बीन सब्सक्राइब्ड। ओके, जितना मैंने इशू किया था उतना का 90%, ओके उतने का 90% जो है वो लोगों के द्वारा सब्सक्राइब किया गया है। अ डिक्लेरेशन दैट 90% ऑफ द इशूड अमाउंट हैज़ बीन सब्सक्राइब्ड। ओके, 90% कम से कम सब्सक्राइब होना चाहिए। अगर 90% से कम होगा तो हम क्या करेंगे, सारा एप्लीकेशन मनी रिटर्न कर देंगे। लॉ तो यही बोलता है अगर 90% से कम आएगा तो हम किसी को भी एडजस्टमेंट या अलॉटमेंट में एडजस्ट नहीं करेंगे। हम सारा जो एप्लीकेशन अमाउंट रहेगा वो हम एप्लीकेंट को वापस यानी रिटर्न कर देंगे। नेक्स्ट इज अ डिक्लेरेशन दैट ऑल डायरेक्टर्स हैव पेड इन कैश in respect of an allotment of share made to them. Okay, the next point we have is a statutory declaration that the above requirements have been completed and must be signed by the director of company. अगर हम लोग स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो ये एक डिक्लेरेशन देता है कि मैंने जितने भी अबव इंफॉर्मेशन दिया है वो सारा का सारा करेक्ट है, सारा का सारा सही है और कंप्लीटेड एंड मस्ट बी साइंड बाय द डायरेक्टर ऑफ कंपनी। डायरेक्टर जो होगा कंपनी का उसके द्वारा साइन और सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। ये लास्ट में हम डिक्लेरेशन देते हैं तब जाकर के हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है और उस सर्टिफिकेट को हम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बोलते हैं या सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। Next we have is some important documents is used in formation of a company. अगर हम लोग कंपनी का फॉर्मेशन कर रहे हैं then we have to submit some important documents. हम लोगों ने कुछ प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बात की थी बट इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दे रहे हैं या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दे रहे हैं तो ये क्या क्या चीज़ें कंटेन करता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने केवल देखा कि ये क्या है बट ये क्या कंटेन करता है, ये एक्चुअली में होता क्या है। अगर एक कंपनी में हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देते हैं या पेपर सबमिट करते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो वो क्या कंटेन करता है। ओके, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये क्या है, इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द कंपनी। ये कंपनी का प्रिंसिपल है
ओके ऑफ द कंपनी, नो कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड, कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकता विदाउट अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बिना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को एक और वर्ड बोलते हैं चार्टर ऑफ द कंपनी, और आई कैन से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, जो पावर एंड ऑब्जेक्टिव्स को कंटेन करता है। कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है वो किस डॉक्यूमेंट्स में कंटेन होगा, वो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होगा। इसे हम प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं और चार्टर ऑफ द कंपनी भी बोल सकते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, जो ऑब्जेक्टिव एंड पावर्स को कंटेन करता है। ओके, और विदाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कोई भी कंपनी को हम रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते। अगर हमने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना है देन वी हैव टू सबमिट MOA, that is Memorandum of Association, and that is why it is sometimes called a life giving certificate। और इसको क्या बोला जाता है, लाइफ गिविंग सर्टिफिकेट। ये कंपनी को क्या देता है, लाइफ देता है। तो हमने देखा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी का चार्टर है जो पावर एंड ऑब्जेक्टिव कंटेन करता है। ओके, इट ऑल्सो डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, इट कैन बी अल्टर्ड ओनली अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन मेड इन द कंपनीज एक्ट। ओके, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स सच एज क्रेडिटर्स, suppliers to know the limitations and scopes of the company dealing। ओके, ये कंपनी के क्रेडिटर और सप्लायर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, लिमिटेशंस एंड स्कोप ऑफ द कंपनी के बारे में भी डिटेल में ये चीज़ें बताता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज कंटेन। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या कंटेन करता है, हम लोगों ने यहाँ जाना कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है। अब हम जानेंगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या कंटेन करता है। नंबर 1 वी हैव इज नेम क्लाउज। दिस क्लाउज कंटेन द नेम ऑफ द कंपनी। नेम क्लॉज में अगर हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबमिट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, तो उसमें जो फर्स्ट क्लॉज होगा वो होगा नेम क्लॉज। तो नेम क्लॉज में हम क्या फिल करेंगे, ये करेगा नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का क्या नाम है। द प्रपोज नेम शुड नॉट बी सिमिलर टू द नेम ऑफ अदर कंपनी। अगर हम अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबमिट करना होगा, उसमें जो नेम क्लाउज होगा वो हमें फिलअप करना होगा। तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि हम जो अपनी कंपनी का नाम मेंशन कर रहे हैं वो किसी दूसरी कंपनी के नाम से मिलता जुलता नहीं हो, या उसके नाम के जैसा नहीं हो, या तो सेम नेम नहीं होगा और नियरेस्ट वन भी नहीं होना चाहिए। ये हमें इंश्योर करना होगा। और नेम क्लाउज में हम सबमिट करते हैं अपनी कंपनी का नाम। अगर हमने बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमने अपनी कंपनी का नाम तो सोचा ही होगा, हम बिना नाम के किसी भी कंपनी को रन नहीं करवा सकते। ओके, हम लोगों को नेम क्लाउज फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव इज सिचुएशन क्लाउज। दिस क्लाउज कंटेन द नेम ऑफ द स्टेट। और ये क्लाउज क्या कंटेन करता है कि किस स्टेट में ये कंपनी स्टार्ट होने जा रहा है, इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनीज टू बी सिचुएटेड। ये किस स्टेट में कंपनी स्टार्ट हो रहा है और उस स्टेट का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहाँ सिचुएटेड है। ओके, अगर हम लोग झारखंड में हैं तो हमें अपने स्टेट के कैपिटल में जाकर के, दैट इज रांची में जाकर के हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। हमारा जो रजिस्ट्रार का ऑफिस होगा वो कहाँ होगा, झारखंड में होगा। तो वही बोलता है दिस क्लाउज कंटेन द नेम ऑफ द स्टेट, स्टेट का नाम कंटेन करेगा, इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनीज टू बी सिचुएटेड। क्लियर। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज ऑब्जेक्ट क्लाउज। दिस क्लाउज डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव विथ विच द कंपनी इज फॉर्म। ऑब्जेक्ट क्लाउज डिफाइन करता है कि कंपनी को किस पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है। हर एक व्यक्ति का एक ऑब्जेक्टिव होता है और उसी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग वो काम करता है। अगर हमारी लाइफ में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा या कोई गोल नहीं होगा तो हम लोग अपनी काम
कामों को वैसे नहीं कर पाएंगे। तो अपने काम को सिस्टमैटिक वे में करने के लिए हमें हर एक चीज़ के लिए गोल बनाना होगा, एक टारगेट होगा। उसी प्रकार अगर हम कंपनी को स्टार्ट करते हैं तो कंपनी का भी एक ऑब्जेक्टिव होगा। अगर कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं तो एक पर्पस होगा ना, या एक ऑब्जेक्टिव होगा, हमें उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है या उस ऑब्जेक्टिव तक हमें रीच करना है। तो एक रास्ता हमें या एक डायरेक्शन हमें प्रोवाइड कर रहा होगा, वही होता है ऑब्जेक्ट क्लाउज। ये कंपनी के ऑब्जेक्टिव को कंटेन करता है या डिफाइन करता है। अ कंपनी इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड टू डू एनी बिजनेस अदर देन दैट स्पेसिफाइड इन द ऑब्जेक्ट क्लाउज। ओके, अगर हमने अपने ऑब्जेक्ट क्लाउज में जो ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया है, हमें केवल वही ऑब्जेक्टिव पे काम करना है, या उसी ऑब्जेक्टिव को तक हम कैसे रीच कर सकते हैं, हमें ये इंश्योर करना होगा। जिस ऑब्जेक्टिव को हमने मेंशन ही नहीं किया है अपने ऑब्जेक्ट क्लाउज में, अगर हम उसके लिए काम करते हैं, उसको फुलफिल करने के लिए हम मेहनत करते हैं, उसको पूरा करने के लिए हम सारी चीज़ों पर इंगेज हैं, तो वो स्पेसिफाई, वो लीगली नहीं होगा, यानी वो लीगल नहीं माना जाएगा। लीगल हम उस चीज़ को बोलेंगे जिस चीज़ को हमने ऑब्जेक्ट क्लाउज में फिलअप किया है, जिस पर्पस को हमने ऑब्जेक्ट क्लाउज में भरा है, हम उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि हम पे केस हो जाए, क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम कानून के अगेंस्ट जा रहे हैं, लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ऐसा अच्छा नहीं माना जाता है। दैट्स वाई हम वही काम करेंगे जो हमने ऑब्जेक्ट क्लाउज में फिल किया है। अगर हम वो काम नहीं करते हैं तो हम लीगली उस काम के लिए पनिशमेंट हमें मिल सकता है कंपनी को। नेक्स्ट वी हैव इज लायबिलिटी क्लाउज। दिस क्लाउज लिमिट्स द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर टू द अमाउंट अनपेड, ओके, ऑन द शेयर held by them. Next we have is capital clause. This clause specifies the maximum capital which the company will be authorized, okay, maximum capital, okay, maximum capital which the company will be authorized to raise, the issue of share called authorized capital. ऑथराइज्ड कैपिटल में वो मैक्सिमम कैपिटल कितना रेज कर सकता है ये उसमें डिफाइन किया रहता है, या कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में कितना ऑथराइज्ड कैपिटल रेज कर सकता है। ओके, तो ये हमने कैपिटल के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अभी हम लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिस्कस किया और इसमें हम लोगों ने जाना कि ये जो है वो कंपनी के आउटडोर मैनेजमेंट को इंश्योर करता है कि हम कंपनी के आउटडोर मैनेजमेंट को कैसे रन करवा सकते हैं, या हमने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मेंशन करनी है वो हम मेंशन करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? कंपनी का प्रिंसिपल है जिसे हम चार्टर ऑफ द कंपनी बोलते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या कंटेन करता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन करता है पावर्स को, ऑब्जेक्टिव्स को, और ये डिफाइन करता है लिमिटेशंस को और स्कोप ऑफ द कंपनी को। ये हम लोगों ने जाना अभी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। अभी हम बात करेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है और वो कौन सी चीज़ें कंटेन करता है? नेक्स्ट वी हैव इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर द रूल्स फॉर इंटरनल मैनेजमेंट। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या डिफाइन करता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन करता है जो हमने कंपनी के अंदर यानी इंटरनल मैनेजमेंट में हमने रूल्स को फॉलो अप करने हैं। इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी। द आर्टिकल्स डिफाइन द ड्यूटीज। क्या डिफाइन करता है? ड्यूटीज को डिफाइन करता है, राइट्स को डिफाइन करता है एंड पावर्स को ये डिफाइन करता है ऑफ द ऑफिसर्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये इंटरनल मैनेजमेंट की चीज़ों से डील करता है ना। कंपनी के अंदर जितना भी इंटरनल मैनेजमेंट है वो इसको डील करेगा। ओके, इट डिफाइंस द पावर, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ मैनेजर्स, क्लियर, ऑफिसर्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके,
जनरली ऑल द कंपनीज प्रिपेयर देयर ओन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जितनी भी कंपनीज होती हैं वो अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करती हैं, ओके, क्योंकि ये कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट को डिफाइन करता है। दैट्स वाई हर कंपनी जो है वो अपने हिसाब से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करती है। उस कंपनी में जितनी भी ड्यूटीज़ होंगे, जिन मेंबर्स के राइट्स होंगे, उनके पावर्स क्या होंगे, ये सारा कुछ इंटरनल अफेयर्स है, कंपनी के अंदर का बात है। तो कंपनी के अंदर की चीज़ें हम कंपनी के लोग ही प्रिपेयर करेंगे, ओके। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी साइन बाय ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी, जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनके द्वारा क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए, है ना। जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनके द्वारा सिग्नेचर किया हुआ होना चाहिए। इट मस्ट बी ड्यूली अटेस्टेड बाय एनी 2 विटनेस्ड, और ये कम से कम 2 विटनेस के द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए। क्लियर, सारे डायरेक्टर्स के द्वारा सिग्नेचर उसमें होना चाहिए और अटेस्टेड होना चाहिए बाय एनी 2 विटनेस। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज ऑल्सो नोन एज बाईलॉज ऑफ अ कंपनी, इसे हम बाई लॉ ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम, बाई लॉज ऑफ अ कंपनी। हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बाई लॉ भी बोल सकते हैं, बाई लॉज ऑफ कंपनी, ओके, बाई लॉ ऑफ कंपनी भी बोल सकते हैं, या एक और नाम हम इसे दे सकते हैं जो है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ओके, ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ओके। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बाय लॉ ऑफ कंपनी बोल सकते हैं या इंडोर मैनेजमेंट। कंपनी के अंदर जितनी चीज़ें हैं हम कैसे उसको मैनेज करेंगे वो हम इसमें डिफाइन करेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमने देखा था ये आउटसाइड मैनेजमेंट को जितनी चीज़ें कंपनी के बाहर की होती हैं वो उस चीज़ से डील करता है, और इसे हम इंडोर मैनेजमेंट बोलते हैं और उसे हम आउटडोर मैनेजमेंट बोलते हैं, ओके। नाउ वी हैव कंटेन्स। अब ये क्या कंटेन करता है, द मेन कंटेन्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर, 1 बाय 1 हम लोग इसको डील करते हैं। फर्स्ट ये बोलता है द अमाउंट ऑफ शेयर्स, कैपिटल एंड डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर। क्या अमाउंट है शेयर्स कैपिटल का और जो डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स है वो उनको क्लैरिफाई करता है। नेक्स्ट बोलता है ये राइट ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स, जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे उनके राइट्स क्या होंगे। हर शेयर होल्डर्स तो जो होगा वो सेम अमाउंट का तो परचेज नहीं करेगा, कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे तो होगा ही होगा। तो जो भी हम शेयर होल्डर्स रहेंगे हमारे कंपनी के, उनके राइट्स क्या होंगे ये क्लैरिफाई करेगा ये। नेक्स्ट ये बोलता है प्रोसीजर फॉर मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अगर हम लोग अलॉटमेंट कर रहे हैं तो हमारा प्रोसीजर क्या होगा ये भी क्लैरिफाई होगा। जब तक हम क्लियर नहीं होंगे कि हमारा अलॉटमेंट का प्रोसीजर क्या होगा तो हम कैसे अलाउट कर पाएंगे शेयर होल्डर्स को। अगर हमने एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट कर लिया है और एप्लीकेशन मनी 90% है, मिनिमम कितना होना चाहिए, 90% होना चाहिए। मान लेते हैं कि 90% लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, अब हम उन्हें अलाउट करेंगे तो अलॉटमेंट का क्या प्रोसीजर होगा ये भी क्लैरिफाई होना चाहिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज प्रोसीजर फॉर इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट। अब हमने लोगों से एप्लीकेशन रिसीव कर लिया, अब हमारा काम है कि अब हम उन्हें शेयर अलाउड करेंगे तो हम उन्हें एक सर्टिफिकेट देंगे जो कहलाएगा शेयर सर्टिफिकेट। तो शेयर सर्टिफिकेट हम उसको देंगे जो व्यक्ति शेयर परचेस करेगा। तो उसका प्रोसीजर क्या होगा ये भी हमें क्लैरिफाई करना होगा। नेक्स्ट वी हैव इज प्रोसीजर फॉर फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। जिसने कॉल्स पर अमाउंट नहीं दिया, कॉल्स को रिस्पॉन्स नहीं किया, तो हम उसका शेयर क्या कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे। तो अगर हमने फॉरफिट कर लिया तो हम उस फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू कैसे करेंगे उसका प्रोसीजर भी होना चाहिए।
ओके अगर हम इन सारी चीज़ों को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डील नहीं करते हैं तो एट द टाइम ऑफ रीइशू बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कंपनी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। तो इन सारे प्रोसीजर्स को हम पहले ही क्लेरिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज रूल्स रिगार्डिंग कास्टिंग ऑफ वोट्स। अगर हमने वोट्स करने हैं तो हम कैसे कास्ट करेंगे उसको। नेक्स्ट वी हैव इज प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। हम डायरेक्टर्स को कैसे सेलेक्ट करेंगे और उनको कैसे हम रिमूव करेंगे, ये भी एक प्रोसीजर होता है। अगर हम कंपनी चला रहे हैं तो सारे लोग मिल करके अगर कोई डिसीजन लेंगे तो हम किसी चीज़ पर तो आ ही नहीं पाएंगे। नंबर ऑफ मेंबर्स अगर बहुत ज़्यादा रहेंगे तो हम अगर सबका बात सुनेंगे तो कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ डिसएग्री करेंगे, तो हमारा डिसीजन निकल ही नहीं पाएगा। तो हम अगर डायरेक्टर्स को सेलेक्ट करते हैं और कुछ लोगों के द्वारा ही हम अपनी कंपनी को रन करवाते हैं तो हमें डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम नहीं होता है। बहुत कम लोगों के साथ मिल करके हम डिसीज़न ले सकते हैं या किसी पॉइंट पर हम लोग एग्री हो सकते हैं। अगर हम लोगों ने सिलेक्शन करना है डायरेक्टर्स का तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, और अगर डायरेक्टर्स को रिमूव करना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, ये हम लोग पहले ही क्लैरिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज डिविडेंड डिक्लेरेशन एंड पेमेंट रिलेटेड रूल्स। हम डिविडेंड किस हिसाब से देंगे या पेमेंट किस हिसाब से देंगे ये पहले ही हम रूल में क्लैरिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज 9 नंबर प्रोसीजर फॉर कैपिटल रीएडजस्टमेंट। कैपिटल को हम रीएडजस्ट कैसे कर सकते हैं या रीएडजस्टमेंट का प्रोसीजर क्या होगा। नेक्स्ट नंबर 10 प्रोसीजर रिगार्डिंग वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। अगर हम कंपनी को बंद कर रहे हैं या बंद करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। हमने कंपनी को स्टार्ट किया तो एक लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने स्टेजेस फॉलो अप किए। स्टेजेस में हम लोगों ने प्रमोशन स्टेजेस देखे, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमिंसमेंट ऑफ बिजनेस देखा। हम लोगों ने इन सारे चारों स्टेजेस को फिलअप करने के बाद में हम लोगों ने कंपनी स्टार्ट किया। प्राइवेट कंपनी के लिए फर्स्ट 2 स्टेजेस है, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए चारों स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और चारों ही स्टेज को फॉलो अप करना होगा। अगर हम कंपनी को वाइंडिंग अप करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। हमने एक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो अप करके कंपनी को स्टार्ट किया, या वो प्राइवेट कंपनी हो सकता है या पब्लिक कंपनी हो सकता है। अगर हम बात करें पब्लिक कंपनी की तो पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को कवर अप किया है, बहुत सारी चीज़ों को फॉलो अप किया है। स्टेप बाय स्टेप हमने डॉक्यूमेंट्स, पेपर, डायरेक्टर्स को जमा किया, फिर उनके साइन करवाए। तो जितनी भी चीज़ें थी एसेंशियल हम लोगों ने कर लिया। अब अगर हम लोग कंपनी को बंद करेंगे तो आज ऐसा तो है नहीं कि मेरा आज मन करेगा आज मैं बंद कर देता हूँ अपना कंपनी। एक प्रोसीजर होता है, एक मेथड होता है बंद करने का, उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज ड्यूटीज, पावर एंड रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स। अगर हमारे कंपनी में डायरेक्टर्स हैं तो उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी। अगर हमने उन्हें डायरेक्टर के पोस्ट पे अपॉइंट किया है, वो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, तो उनकी ड्यूटीज़ जब तक क्लैरिफाई नहीं होगी तो वो अपना काम कैसे करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे कंपनी में सारी चीज़ें सिस्टमैटिक वे में रन करे, हर एक चीज़ के बाद ही हो, 1 बाय 1 हो, स्टेप बाय स्टेप हो, प्रोसेस में हो, तो जब तक आप ड्यूटी असाइन नहीं कीजिएगा, जब तक आप ड्यूटी क्लैरिफाई नहीं कीजिएगा, तब तक वो सारी चीज़ें सिस्टमैटिक वे में नहीं होगा। हमने ड्यूटी डिसाइड कर लिया, देन अगर हम उसे पावर नहीं देंगे या उनके पावर्स क्या हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है, कहाँ तक वो काम करवा सकते हैं या किन लोगों के साथ मिल करके वो इस काम को पूरा कर सकते हैं, उनके पावर्स क्या है, उनकी ऑथोरिटी क्या है, जब तक ये क्लैरिफाई नहीं होगा तो वो अपने काम नहीं कर पाएंगे। एंड द लास्ट रेम्युनरेशन। वो लोग अपना काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सैलरी उन्हें चाहिए। अगर हम उन्हें कंपनसेट नहीं करेंगे उनके काम के बदले तो फिर वो हमारे लिए क्यों काम करेंगे। तो ड्यूटीज, पावर एंड रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर ये भी क्लैरिफाई होना चाहिए
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, बिकॉज ये कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में डील करता है। नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग मीटिंग। अब अगर हम एक कंपनी चला रहे हैं तो हमें टाइम टू टाइम तो मीटिंग करना होगा। मैंने एक बार कंपनी स्टार्ट करके सारी चीज़ों को एज इट इज़ छोड़ दिया, अब हम लोगों से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं या उनके प्रॉब्लम्स को नहीं सुन रहे हैं या अपने प्लान्स के बारे में उनको नहीं बता रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कंपनी में क्या हो रहा है? तो हम कैसे मीटिंग कंडक्ट करेंगे ये हमें बताना होगा एट द टाइम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। जब हम पेपर सबमिट करेंगे तो बताना होगा प्रोसीजर क्या होगा कि आप मीटिंग कैसे कंडक्ट करोगे। नेक्स्ट वी हैव इज प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर। अगर हम ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने शेयर्स को तो उसके प्रोसीजर क्या होंगे? हम लोग अगर ड्यूटीज पावर्स को डिफाइन कर रहे हैं तो एट दैट टाइम हम लोग ये भी तो क्लैरिफाई करेंगे कि उस प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर क्या होगा। प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर, एक शेयर को अगर हम ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, ये भी हम लोग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ही क्लैरिफाई कर लेते हैं। देन सील ऑफ द कंपनी, कंपनी के सील के बारे में ये भी हमें डिफाइन करना होगा। देन प्रोसीजर रिगार्डिंग कीपिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट। हम लोग अगर अपना कंपनी रन करवा रहे हैं और वो एक पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपने अकाउंट्स के बारे में क्लियर रहे, उनको वो टाइम टू टाइम ऑडिट करवाए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो पब्लिक का फेथ कैसे होगा? पब्लिक हमारे फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में कैसे जान पाएंगे? तो पब्लिक हमारे फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में तभी जान पाएंगे जब हमारा अकाउंट्स टाइम टू टाइम ऑडिट होगा, पब्लिश होगा, है ना। रिगार्डिंग या अगर हम अपनी कंपनी रन करवा रहे हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा कि हम कंपनी के अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करेंगे या कौन, है ना। तो ये हम लोगों ने जाना मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करता है, या ये कंपनी का बाय लॉ है, या हम इसे क्या बोल सकते हैं, इंडोर मैनेजमेंट। ओके, अब हम बात करेंगे प्रोस्पेक्टस के बारे में कि प्रोस्पेक्टस क्या है और ये क्या क्लैरिफाई करता है। नेक्स्ट वी हैव इज प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या है? प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट विच इनवाइट्स डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक टू परचेज शेयर और डिवेंचर ऑफ अ कंपनी। ये जनरल पब्लिक को बताता है कि ये मेरी कंपनी है और यहाँ से आप आकर के शेयर को परचेस कर सकते हैं या डिवेंचर्स को परचेस कर सकते हैं। ओके, शेयर और डिवेंचर्स को परचेस करने के लिए इनवाइट करता है। ओके, a public limited company must issue the prospectus if it wants to make an appeal to the public to subscribe to its share or debenture। पब्लिक कंपनी के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो प्रोस्पेक्टस को इशू करे। ठीक है, प्रोस्पेक्टस को इशू करने के बाद ये एक तरीके का इनविटेशन होता है या अपील होता है। एक इनविटेशन हम इसे बोल सकते हैं या अपील बोल सकते हैं। ये जनरल पब्लिक से अपील करता है और अपनी कंपनी के बारे में ये क्लैरिफाई कराता है और बोलता है कि इनवाइट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक टू परचेज शेयर और डिवेंचर ऑफ अ कंपनी। ओके, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 1956, a prospectus is an any document including any notice, circular, advertisement or other documents that invites deposit or offers from public for the subscription or purchase of any share or debenture। ओके, ये क्या है? एक तरीके का एक नोटिस हो सकता है, एक सर्कुलर हो सकता है या एडवर्टीजमेंट हो सकता है। अगर हम नोटिस, सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट की बात करें तो ये क्या कंटेन करेगा? ये कंपनी के बारे में कंटेन करेगा, कंपनी की बहुत सारी चीज़ों, कंपनी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कंटेन करेगा या कंपनी के बारे में जनरल पब्लिक को
ये क्लैरिफाई करेगा कि दिस इज माय कंपनी, ये मेरी कंपनी है, या ये मेरे कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, ये उनकी ड्यूटीज़ हैं, ये उनका नाम है। ये सारी चीज़ें हम कहाँ बताएंगे? हम प्रोस्पेक्टस के थ्रू जनरल पब्लिक को बताएंगे। अब ये कुछ पॉइंट्स कंटेन करता है। फर्स्ट इज कंपनीज नेम एंड एड्रेसेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। सबसे पहले तो ये कंपनी का नाम मेंशन करेगा। क्या कंटेन करेगा? कंपनी का नाम कंटेन करेगा, और कौन से एड्रेस में ये कंपनी को रजिस्टर्ड करवाया गया, कहाँ कंपनी रजिस्टर्ड है। अगर हमने पब्लिक कंपनी स्टार्ट किया है तो पब्लिक कंपनी को कहाँ रजिस्टर्ड करवाया है, यह भी मेंशन होगा। कहाँ पे? कंटेंट में मेंशन होगा। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है या मेन पर्पस क्या है। हमने कंपनी को स्टार्ट किया है तो एक ऑब्जेक्ट होगा, उसी ऑब्जेक्ट को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट भी क्लैरिफाई करना पड़ेगा हमें। किसको? जनरल पब्लिक को। जब हम प्रोस्पेक्टस के माध्यम से उनको इनवाइट करेंगे, उनसे अपील करेंगे, तो अपने बारे में तो बताना पड़ेगा या अपने कंपनी के ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताना पड़ेगा। द नंबर एंड क्लासेस ऑफ शेयर, कितने शेयर्स हैं या उनके क्लासेस क्या है, ये भी हमें प्रोस्पेक्टस में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन शेयर्स ऑफ द डायरेक्टर्स। ओके, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स और मैनेजर। क्या नाम है हमारे डायरेक्टर्स का, क्या एड्रेस है, ये भी हम मेंशन कहाँ करते हैं? प्रोस्पेक्टस में ही मेंशन करेंगे। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन विच इज 90% ऑफ द साइज ऑफ द इशू। जितना भी इशू किया गया है उसका कितना होगा? 90% ही हम कर पाएंगे। द टाइम ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट, सब्सक्रिप्शन का टाइमिंग क्या होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम को भी हम मेंशन करेंगे। कहाँ मेंशन करेंगे? प्रोस्पेक्टस में ही मेंशन करेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम ऑफ द सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट वी हैव इज द अमाउंट पेबल ऑन द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर। कितना अमाउंट हमें एप्लीकेशन के टाइम और कितना अमाउंट हमें अलॉटमेंट के टाइम पे करना होगा, ये भी उसमें क्लैरिफाई होगा। तो आज हम लोगों ने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड लास्ट प्रोस्पेक्टस डिस्कस किया। थैंक यू।